सुरेंद्र सिंह नागर, श्रीमान सुरेंद्र सिंह नागर। धन्यवाद उपसभापति जी। प्लीज टेक। धन्यवाद उपसभापति जी। आज हम सदन में दुनिया की सबसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर वाज ऑन बजट। तेजी के साथ नियम आप बहुत सीनियर मेंबर हैं, जो विषय बहस में है उस पर ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो सकता है। प्लीज आप बोले नागर साहब बोले, आपका सब प्लीज। उपसभापति जी, आज हम इस सदन में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था के बजट पर चर्चा कर रहे हैं। बजट देश के विकास, देश की आर्थिक सेहत कैसी है उसको प्रदर्शित करता है। यह बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य और आने वाले 25 वर्षों में विकास यात्रा को मार्गदर्शन देने वाला राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को और हमारे प्रदेश से आने वाले वित्त राज्य मंत्री हमारे पंकज चौधरी जी को भी बधाई देना चाहता हूं। उपसभापति जी, ये बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। पहला कर्तव्य है प्रोडक्टिविटी, कंपटीशन, आपस में बढ़ाकर इसको आर्थिक विकास को एक नई गति देना। कर्तव्य 2, हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, उनकी क्षमताओं का निर्माण करना। कर्तव्य नंबर 3, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र, सेक्टर की सार्थक भागीदारी के लिए संसाधनों का, सुविधाओं का और अवसरों की उन तक पहुंच हो। ये 3 कर्तव्यों को लेकर ये बजट है। माननीय उपसभापति जी, इस बजट के बहस के दौरान कांग्रेस के पी चिदम्बरम साहब ने कांग्रेस की तरफ से इस बजट पर वो बोले। माननीय उपसभापति जी, मुझे 2009 से 15वीं लोकसभा, 2009 से और 14 में लोकसभा में भी रहने का मौका मिला। चिदम्बरम जी उस समय इस देश के वित्त मंत्री भी रहे, लेकिन उनकी और 2016 से मुझे यहां भी उन्हें सुनने का इस सदन में मौका मिल रहा है। लेकिन उपसभापति जी, चिदम्बरम जी को सुनने के बाद लगता है कि इस देश में कुछ हो ही नहीं रहा है। और मैं कह सकता हूं कि चिदम्बरम साहब के भाषण से एक बात स्पष्ट है कि आंकड़ों को किस तरीके से गलत साक्ष्यों के साथ पेश किया जा सकता है, इसमें अगर किसी को देश में महारत हासिल है तो वो पी चिदम्बरम साहब। बिल्कुल सही, क्योंकि बड़े खिलाड़ी हैं वो। क्योंकि घाटा कैसे कम किया जाता है उसके लिए ऑल बॉन्ड जारी कर देते हैं, पता भी नहीं लगता है देश की जनता को। उस पर मैं बाद में आऊंगा। उपसभापति जी, इस देश में जो अर्थव्यवस्था, उसको लेकर जो आंकड़े, जो तथ्य पी चिदम्बरम साहब ने, सुरजेवाला जी ने रखे, मैं थोड़ा बैक में जाना चाहूंगा। 2014 में इस देश की आर्थिक स्थिति क्या थी और आज इस देश की आर्थिक स्थिति क्या है। जब मैं उन्हें सुनता हूं तो लगता है कि देश में कोई विकास नहीं हो रहा, देश आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जब मैं आंकड़े पढ़ता हूं तो आंकड़े कुछ और ही बोलते हैं। आंकड़े सच बोलते हैं। और आंकड़े क्या हैं? अगर आप देखें 2014 में जो हमारी जीडीपी रैंकिंग थी, वो हम 10वें नंबर पर थे। आज हम 4थे नंबर पर हैं। अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करूं तो ये
113 पॉइंट लाख करोड़ 5 लाख करोड़ से बढ़कर आज ये हो गई है 14,357 लाख करोड़। अगर हमारे रिजर्व्स की बात करूं मैं, फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करूं, 3.42 बिलियन थे हमारे, आज ये हमारे 686.2 बिलियन हो गए। कंज्यूमर इंडेक्स की बात करूं, महंगाई की बात, और महंगाई की बात तो मैं जरूर जानना चाहूंगा। जब मैं सदन में था उस 2014 से 15वीं लोकसभा में, तो उपसभापति जी कोई सत्र ऐसा नहीं होता था जिसमें महंगाई की चर्चा ना होती हो। इस देश की जनता महंगाई से पीड़ित थी। यह यूपीए के टाइम की स्थिति थी। आज क्या स्थिति है, क्या परिवर्तन आया उसमें? जहां उस समय 9.49 कंज्यूमर इंडेक्स था, आज ये घटकर 2% पर आ गया है। इसलिए अब देश के सदन में महंगाई पर चर्चा नहीं होती। यह फर्क साफ है। डिफेंस की मैं बात करूं, चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि डिफेंस में कम हो गया। आज डिफेंस की स्थिति हमारी क्या है? आज डिफेंस जब दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर था, भारत आयात करता था हथियारों को। आज भारत की स्थिति क्या है डिफेंस के क्षेत्र में? आज डिफेंस के क्षेत्र में हमारी स्थिति यह है, जब 2014 में 1000 करोड़ हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, आज 23,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अगर एक्सटर्नल डेट की मैं बात करूं, तो टोटल पब्लिक डेट था 18.5, और अब ये घट के रह गया। पता क्या रह गया? 18.5 से घट के रह गया 3.4। ये बताता है कि इस देश की आर्थिक सेहत कैसी है, ये प्रदर्शित करता है। और जहां तक जीडीपी की बात है, आज फास्टेस्ट ग्रोइंग है। वर्ल्ड बैंक ने माना, दुनिया की अलग अलग जो संस्थाएं वो इसको स्वीकार कर रही हैं, और भारत दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग 7.2 जो उसका ग्रोथ रेट है वो रहने का अनुमान है। और ये क्योंकि जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं, उन्हें देश के लोगों पर और देश के जो आंकड़े हैं सर, उन पे बहुत विश्वास वो लोग करते नहीं हैं। अब करते हैं क्योंकि जब बात आई डेड इकोनॉमी देश को बताया गया, तो आपने दुनिया पे विश्वास किया, भारत के आंकड़ों पर, भारत की जो लोग हैं उन पे विश्वास नहीं किया। मैं उस पर जाने नहीं चाहूंगा, विस्तार से मिलिंद जी ने इस पे बोला है। लेकिन वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो क्या कहते हैं भारत की इकोनॉमी के बारे में? वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बांगा has said that India has demonstrated that it can show expected growth. Talking to media person in Bhubaneswar, he said India will absolutely achieve the growth rate of projected in the economic survey. ये किसने कहा है? वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट ने कहा। मिस्टर बंगा आगे क्या कहते हैं? मिस्टर बंगा said that the level of infrastructure investment that has happened in India in last 10 years is quite admirable. ये वो कहते हैं वर्ल्ड बैंक के 10 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने खर्च किया है, उसे वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो भी उसको एडमायर करते हैं। इसके अलावा आज हमारी जो इकोनॉमी है उसकी क्या हालत है, उसके बारे में आप तो बाहर के लोगों पर विश्वास करते हैं। एलन मस्क हैं, उनका एक ट्वीट है, वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा है कि अगर आप कंट्रीब्यूशन ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात है, आज भारत, उन्होंने ट्वीट किया है कि द बैलेंस ऑफ पावर इज चेंजिंग। हालांकि चेंजिंग नहीं है, इसमें भी करेक्शन है, ये चेंज हो चुका है, इसे ऑलरेडी चेंज्ड। और वो क्या कहते हैं कि आज भारत चाइना के बाद जीडीपी ग्रोथ में, ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में भारत का कंट्रीब्यूशन दुनिया में दूसरे नंबर पर है, और वो लगभग 17% है। ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया के लोग कह रहे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बहुत बात की गई। प्रधानमंत्री सड़क योजना के बारे में बात की, और क्षेत्रों के बारे में चिदम्बरम साहब ने भी बात की। मैं आना चाहता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो बजट ये प्रदर्शित करता है कि सरकार का इंटेंट क्या है, किस क्षेत्र में वो पैसा देने, किस क्षेत्र में विकास करना सरकार चाहती है। मैं कहूंगा डिफेंस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि डिफेंस का जिक्र आया था। डिफेंस में अगर 2013-14 में बजट था
53,346। इसमें वृद्धि कितनी हुई है? इसमें 210% की पिछले 10 साल में वृद्धि हुई है देश के डिफेंस बजट में। रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, इसके बजट में जो वृद्धि हुई है 9.9 टाइम, लगभग 10%, ये हुई है 890% की वृद्धि हाईवेज के उसमें अगर हुई है बजट में, तो मोदी सरकार में हुई है, जो बीजेपी की हमारी सरकार है उसमें हुई है। और इससे साफ पता लगता है। और जिस तरीके से विकास हुआ है हाईवेज का, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय उपसभापति जी, मैं अभी सहारनपुर गया, एक कार्यक्रम में सहारनपुर जब मैं गया तो वापसी में जब मैं आ रहा था तो 4 लोग मेरे साथ कार में थे जो उस क्षेत्र से थे। तो वहां जब हम गुजरे उस रोड से, वो देवबंद, मुजफ्फरनगर देवबंद के बीच का रोड है, उसमें 3 हाईवेज क्रॉस हुए। मैंने वहां के लोगों से पूछा कि भाई ये कौन सा हाईवे है, ये कौन सा है, ये कौन सा है? तो वहां के लोगों ने कहा, साहब ये मोदी जी की सरकार में इतने हाईवे हैं, हमें तो खुद ही पता नहीं लगता, हर दूसरे साल एक नया हाईवे बन जाता है। ये स्थिति है वहां के जो लोगों ने, जमीनी लोगों ने जो कहा। इसके अलावा अगर मैं रेलवेज में लूं, रेलवेज में 982% की वृद्धि हुई, पावर में 198% की, होम में की 333 की। एग्रीकल्चर की बात करती है, बजट को लेकर बात करते हैं, आंकड़े घुमाते हैं। पिछले 10 वर्ष में अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, 541% बजट बढ़ा है, 541%। यह है किसानों के प्रति जो सोच है, जो पैसा देने का काम मोदी हमारी सरकार ने किया। हाउसिंग, अर्बन हाउसिंग, इसमें तो अगर मैं आंकड़े कहूं 5,655% बजट बढ़ा है। यह किया है हमारी सरकार ने, जो गरीब लोगों के लिए मकान बनाने के लिए वो काम करने चाहते हैं। माननीय उपसभापति जी, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश देश का एक बड़ा राज्य है। हमारे वित्त राज्य मंत्री भी उसी स्टेट से आते हैं, सो अब तो हमारे अध्यक्ष भी हैं वो। उत्तर प्रदेश को क्या मिलता था 10 वर्ष पहले? कितना बजट सेंट्रल से मिलता था उत्तर प्रदेश को? उत्तर प्रदेश को 2009 से 14 के बीच में मिला 1109 करोड़, 1109। और आज क्या मिल रहा है? कितना बजट बढ़ गया है? 20,012 करोड़, 18 टाइम उत्तर प्रदेश को बजट बढ़ा, 18 गुना बजट उत्तर प्रदेश का बढ़ा है। और इसमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, 92,000 से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट आज केंद्र सरकार की मदद से उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। अगर मैं रेलवे की बात करूं तो 157 से ज्यादा स्टेशन हैं जो अपग्रेड किए जा रहे हैं, जिनको जो अमृत स्टेशन है हमारे। और टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें कितना उत्तर प्रदेश को जो एलोकेशन हुआ है वो 7,746 करोड़ स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन के लिए उत्तर प्रदेश को दिया गया है। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं, अगर आप देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस कितनी उत्तर प्रदेश को मिली, 17 वंदे भारत एक्सप्रेस में उत्तर प्रदेश को मिली। अमृत भारत एक्सप्रेस 18 मिली हमें उत्तर प्रदेश को, और उत्तर प्रदेश को अभी इसी बजट में, क्योंकि उत्तर प्रदेश, देश के प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। जो हाई स्पीड कॉरिडोर घोषित हुए हैं उसमें दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक का जो हाई स्पीड एक्सप्रेस कॉरिडोर, हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा, वो भी उत्तर प्रदेश में गुजरेगा। एक उत्तर प्रदेश को मिला है, इसके लिए भी मैं वित्त मंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इसके अलावा अगर अब मैं रेलवे ट्रैक की बात करूं, 5500 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक उत्तर प्रदेश में बने हैं। और ये कितना है, ये कितना बना है? अगर मैं स्विट्जरलैंड की बात करूं तो उनका जो रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा का, हमारे जो रेल ट्रैक्स हैं हमारे, स्विट्जरलैंड का नेटवर्क से ज्यादा रेल ट्रैक उत्तर प्रदेश में बने हैं, जो स्विट्जरलैंड से ज्यादा हैं। ये है उत्तर प्रदेश के लिए इस बजट में, और केंद्र सरकार ने देने का काम किया है। मैं तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं, यहां से रैपिड रेल का पहला प्रोजेक्ट 2014 से पहले पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसका बजट बढ़ गया था, काम हो नहीं रहा था, उसके ऊपर 10% काम हुआ था। लेकिन देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने नई चीज लेकर वो प्रधानमंत्री जी आए, और वो प्रधानमंत्री जी ने प्रगति, एक पोर्टल, जिसमें जो 2014 से पहले के देश में लगभग 3300 ऐसे प्रोजेक्ट थे जो पेंडिंग थे, जो अधूरे थे, जो लटके हुए थे, जो भटके हुए थे, उनको लाइन पर लाने का काम समय पर पूरा करने के लिए
देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रगति पोर्टल बनाया और उस पर उन 3300 प्रोजेक्ट्स जो थे, जिनकी कीमत लगभग 85 लाख करोड़ थी, उन सबको रिव्यू किया और उसी का नतीजा है कि देश को जम्मू कश्मीर में जो बहुत लंबे समय से हमारा रेल प्रोजेक्ट अटका पड़ा था वो पूरा हुआ, असम में एक हमारा ब्रिज था वो पूरा हुआ। ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट हैं, बस कर रहा हूं मैं, ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट हैं जो पूरा करने का काम किया। सभापति जी, बस अंत में किसानों के लेकर यहां बात हुई और सुरजेवाला जी ने बहुत किसानों को लेकर बात की। मैं एक बात कहना चाहता हूं, शायद किसानों का सुरजेवाला जी का डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि वो बंगलौर चले गए, अब हरियाणा में रहते नहीं, क्योंकि हरियाणा, मैं इसलिए बताता हूं कि मैं हरियाणा में, ठीक कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। जल्दी जल्दी वो पता चल रहा है क्यों वो इसलिए पता लग रहा है कि उपसभापति जी, देश में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की एक अकेली सरकार है जिसने 24 से ज्यादा फसलों पर एमएसपी देने का अगर किसी ने देश में काम किया है तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने देने का काम किया है। अगर उसी से सीख लेते, आप कर्नाटक के प्रभारी हैं, कम से कम कर्नाटक में लागू करा देते, मान जाते हैं आपकी नीयत साफ है कुछ भी और मैं बता रहा हूं इससे आगे, एक मिनट के लिए एक चीज और कहना चाहता हूं। अब गांव में इसलिए नहीं जा रहे हैं वो, रोइए मत, बंद, क्योंकि पता नहीं है, पहले गांव में एक आध ट्रैक्टर होता था, अब ये बहुत दिन से गए नहीं होंगे पुराने जमाने में, अब तो हर एक गांव में 40-40 ट्रैक्टर, परचेज पावर बढ़ी है किसान की, जब तो ट्रैक्टर आ रहे हैं। अब आप पार्टी का समय ले रहे हैं सुरेंद्र जी, जब तो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, प्लीज कंक्लूड। तो कम से कम जो सच्चाई धरातल पे काम हो रहा है किसानों के लिए, उनके बारे में कम से कम जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं उन्हीं में लागू कर दें। मैं अंत में देश के प्रधानमंत्री जी का, अपने वित्त मंत्री जी का, हमारे पंकज चौधरी जी का, जो हमारे वित्त राज्य मंत्री हैं, उनका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री नीरज डांगी जी, माननीय नीरज डांगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।